हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ह्यूरिस्टिक इनऑर्गेनिक सीरीज। जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी तब मेरे पास उसी समय से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आते रहती थी कि भैया आप कोई चैप्टर कराओ ना कराओ, डीएनए ब्लॉक जरूर कराना, क्योंकि उसमें ऐसे डाउट्स हमें आते हैं कि पूरा चैप्टर ही हमें इंपॉर्टेंट लगता है, हमें समझ नहीं आता क्या करना है, सब चीज रटना ही है, कुछ उसमें कंसेप्चुअल भी है या नहीं है। तो क्योंकि मैं सीरीज में चल रहा था तो मैंने पहले हाइड्रोजन खत्म किया, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और अब डीएनए ब्लॉक की बारी थी। अब क्योंकि मेरे सेमेस्टर थे तो टाइम निकालना बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं डीएनए ब्लॉक की वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी ये वीडियो मिल जाए। ये कोई डिटेल लेक्चर नहीं है, इसमें मैं बस बताता हूँ कि आपको इस पैराग्राफ में ये याद रखना है, ये आपको छोड़ना है। जो याद रखना है वो कैसे याद रखना है, कोई अगर ट्रिक है तो मैं वो बताता हूँ। ठीक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और एकदम ये सफिशिएंट रहता है कि हाँ आपको बस इतना ही करना है। तो ये मैं यहाँ पे कवर करता हूँ इस सीरीज में। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना जितने भी दोस्त हैं आपके जो भी इनऑर्गेनिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अब डीएनए ब्लॉक जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो डी ब्लॉक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सबको पता होगा। उसके बाद मैंने एक चीज यहाँ काट दी है, जिसे नहीं पता वो याद कर ले। डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो आप ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी ग्रुप्स है सारे डी ब्लॉक में आते थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ग्रुप डी एलिमेंट्स है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ट्रांजिशनल इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, दूसरा चीज आईयूपीएससी ने ट्रांजिशनल मेटल्स का क्या डेफिनेशन दिया है, तो इसको ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट हो, आइदर न्यूट्रल स्टेट में, मतलब जो वो नॉर्मल है, या फिर आयनिक स्टेट में, तो उन्हें हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कंसीडर करते हैं। मतलब उनके जो डी ऑर्बिटल्स है वो कभी ना कभी इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए, चाहे न्यूट्रल बात करो या फिर आप आयनिक स्टेट की बात करो। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी दो जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने कि जो जिंक है उसका जब आप कन्फिगरेशन लिखोगे न्यूट्रल स्टेट में तो वो आता है 3d10 4s2। ठीक है, और जब जिंक +2 का कन्फिगरेशन मतलब आयनिक स्टेट का लिखोगे तो वो आता है 3d10। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हो कि चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में है या फिर आयनिक स्टेट में, दोनों में इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। भले ही ये ग्रुप डी का एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वही चीज लिखी हुई कि कौन कौन से ग्रुप डी के एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स है, ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, भले ही ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रीजन क्या होगा आपका, क्योंकि ना ही वो ग्राउंड स्टेट में और ना ही आयनिक स्टेट में अपनी जो डी ऑर्बिटल्स है उसको इनकम्प्लीटली फिल्ड दिखाता है। ठीक है, तो इसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब क्या है, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको हम लोग 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं, और मतलब पीरियड के हिसाब से। तो होता है क्या, जो फोर्थ पीरियड वाला जो आपका लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। 5th पीरियड वाले को बोलते हैं 4D सीरीज, मतलब उससे एक कम बोलना है। अगर 4th पीरियड का है तो आप उसको बोलोगे 4-1 मतलब कि 3D सीरीज है। 5th पीरियड वाला है तो आप बोलोगे 4D सीरीज है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे आप 5D सीरीज और 6D सीरीज बोलते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो है डी ब्लॉक का जो सीरीज है वो इनकम्प्लीट है अभी भी, तो आप बोलोगे जो 6D सीरीज है, मतलब जो 7th पीरियड वाला है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, स्टिल इनकम्प्लीट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से ये हो गई। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि 3D सीरीज में कहां से कहां तक एलिमेंट आते हैं। तो स्कैंडियम से जिंक तक आता है, ये तो सबको पता होगा। बाकी इसको याद ऐसे रखना, आप डायरेक्टली याद रख लो, स्कूटर, यामाहा, लाओ, एक। ठीक है, एक ये लाइन हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, CN। ये याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इतना आपको याद है तो हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ यहाँ पे कि बताओ क्या ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स को नॉन ट्रांजिशन मेटल से डिफर करवाती है। तो आप बोलोगे कि क्योंकि अभी आपने देखा कि जो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स है उसमें भी DNF तो होंगे, जब नीचे जाओगे बड़े एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन उसमें हमेशा वो फुलफिल्ड होंगे। ये जो पार्टली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स है वो आपको सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट में देखने को मिलते हैं, और यही चीज इसको डिफर करवाती है आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। ठीक है, वो चीज यहाँ पे लाइन दी हुई थी, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, उसको ध्यान देना। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आप देखते हो ट्रांजिशन मेटल्स की, उसको हम लोग एक ही बार में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टेबल यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ की बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि आप अगर अलग अलग पढ़ोगे तो फिर आपको काफी कंफ्यूजन होगी। तो इसको मैं एक ही साथ समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो आप सीधे आके यहाँ बोलते हो कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है N-1D 1 से 10 और NS 1 से 2। ठीक है, ये उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, अच्छा, ये तो सबको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें दो टाइप के एक्सेप्शन देख सकते हैं। एक जिसमें आपका नॉर्मली अगर फिल करते तो एस पहले फिल होता, फिर डी फिल होता, और उसके हिसाब से कुछ आता कन्फिगरेशन। अगर आपको क्रोमियम और कॉपर का एग्जांपल पता है तो उसी टाइप का ये एग्जांपल है। तो पहले एस फिल होना था, फिर डी फिल होना था, तो कुछ अलग कन्फिगरेशन आता है। लेकिन होता क्या है, एस से आपका एक इलेक्ट्रॉन डी में चल जाता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो उसी चीज को ऐसा ही सेम चीज आपके बहुत सारे और एलिमेंट्स में होते हैं डी ब्लॉक के। तो कौन कौन से, इसको मैंने एक ही साथ लिख दिया तो आपको याद कैसे रखना है, मैंने बार बार पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गए थे, वैसे आपको पढ़ना है इसको। क्रोमियम कॉपर एक ही हो जाएगा, NbMo, RuRh, PdAg, PtAu, ये आपके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जिसमें पहले आप नॉर्मल कन्फिगरेशन अगर लिखते हो, उसके बाद जो भी आपका कन्फिगरेशन आएगा उसमें से S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप डी वाले में डाल दोगे, तो आपका सही, आपका जो एक्चुअल कन्फिगरेशन है वो आ जाएगा, एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन। ठीक है, आप कुछ याद करो ना करो, आपको पीडी का कन्फिगरेशन जरूर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां देखोगे तो आपको पीडी का कन्फिगरेशन दिखेगा, ये देखो। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीडी 0 होता है, मतलब एस में यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके कहीं डी में है, मतलब 10। मतलब यहाँ पे पीडी का कन्फिगरेशन आपको याद रखना है, क्योंकि पीडी में आपका एस में 0 इलेक्ट्रॉन है और डी में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा जो एक्सेप्शन आता है वो ये आता है कि एफ से इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाए। ठीक है, ऐसा एक्सेप्शन आपको दो ही दिखेगा, एक एलए लेंथेनम में और एक एक्टिनियम में। ठीक है, ये दो ही आपको दिखता है। तो इसमें क्या करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लेंथेनम का लिखा हुआ है मैंने कि 4f0, मतलब होना क्या चाहिए था, 4f में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रहता नहीं है, वो डी में आ जाता है और यही इसका एक्सेप्शन है। तो सिमिलरली यही सेम चीज आपकी एक्टिनियम में भी होगी जैसा लेंथेनम में हुआ। तो यही आपके दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना। तो इसको सेम ऐसा चार्ट बना के बार बार लिखना, आपको याद हो जाएगा। वैसे ये चीज तब करना जब आपका कंप्लीट चैप्टर पूरा हो गया, तब आपको लग रहा है कि अब मैं एकदम इस चैप्टर में मास्टरी करना चाहता हूँ, तब इसको करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। अगर आएगा भी तो सबसे पहले पीडी पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो आपको याद है तो आपको मोस्टली चीज हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये पूछेंगे कि अभी आपने देखा कि एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है डी ब्लॉक का, और उसमें काफी ज्यादा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है। ये एक्सेप्शन क्यों देखने को मिलती है, इसका जो रीजन है वो ये है कि पहला रीजन है कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, मतलब n-1 जो डी ऑर्बिटल है और जो ns ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच आपने देखा मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए हो पा रहा था क्योंकि इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जो आपके फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो दोनों रीजन याद रखना कि क्यों आपके इतने ज्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। ठीक है, तो ये आपका अच्छा एसोसिएशन रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। बाकी इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने पूरा टेबल समझा दिया आपको। हाँ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप कर रहे होगे तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे आपको आदत हो जाती है, जैसे आपने 2 और 4 देखा तो आप S वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 5 कर देते हो उसको, जैसा कि आपने सबमिट किया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता W और SG वाले में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, और इसको मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सेप्शन वाले लिस्ट में भी नहीं डाला है क्योंकि ये एक्सेप्शन दिखाता ही नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छे स्टेटमेंट या फिर एसोसिएशन के क्वेश्चन जो बन सकते हैं यहाँ से। तो पहला चीज जो मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, तो आपने देखा था जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ पे और एग्जाम्पल याद कर लो, CN। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज कि अगर आपसे कोई पूछे, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये लाइन, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि कहीं अगर क्वेश्चन अगर दिख जाता है तो आपको दिमाग में तो एटलीस्ट ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ ऐसा क्यों होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स या डी मेटल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं सराउंडिंग। आप बोलोगे कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एस और पी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पेरिफेरी तक प्रोट्रूड करते हैं, इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा बाहर तक निकले रहते हैं, और इसीलिए जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सराउंडिंग से एज कम्पेयर टू एस और पी ब्लॉक के ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत मतलब कम चांसेस को पूछने का। मेन चीज जो है वो यहाँ पे है जो मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ डी ब्लॉक के ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो वही दिखाती है मेनली, तो आप बोलोगे कि एक तो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड से कलर्ड आयन सिर्फ ये बनाती है। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी दिखाती है, बहुत सारे लिगेंड्स ये बनाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जितने भी चीजें आपने यहाँ देखी, सबका रीजन अगर कोई पूछता है कि बताओ डी ऑर्बिटल जो है बहुत सारे लिगेंड्स बना पा रहे हैं या डी ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा कलर्ड आयंस बना पा रहे हैं, ऐसा क्यों, सबका आंसर आप एक ही दोगे, क्योंकि इसके पास पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। तो इस तरीके से आपने सबका आंसर समझ लिया। तो अगर आप कोई भी वर्सेशन रीजन यहाँ से पूछे तो आप सबका आंसर दे पाओगे आसानी से। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको डीएनए आप लोगों को करना है, आपको हर एक चीज को अलग अलग याद नहीं करना। उसका मोस्टली का जो रीजन है वो सेम ही है, जो कि मैं अभी आपको आगे करके दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने करके दिखाया, तो इसको पढ़ लेना, सेम चीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिल्वर जो है वो ग्राउंड स्टेट में जो है अपना फुल फिल्ड ऑर्बिटल दिखाता है, फिर भी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग लेते हैं, क्यों? तो सिंपल है, जैसा कि आपने देखा था दो कंडीशन थी, या तो न्यूट्रल स्टेट में वो डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट हो उसकी, या फिर आयनिक स्टेट में। तो इसका अगर ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट है फील्ड, तो इनकम्प्लीट किसमें होगा? आयनिक में होगा, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल दिखा होगा। समझ आ गया?
तो ये आपका इंडेक्स क्वेश्चन में हमने कर लिया। अब चलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। आपको पता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है सारे क्या है, मेटल है। तो मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज वो दिखाएंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे, और डक्टिलिटी हाई होती है, मेल्लेबिलिटी हाई होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेटलिक लस्टर होता है। तो ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज है जो कि डी ब्लॉक्स दिखाएंगे। आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं जो कि एक्सेप्शन दिखाता है, मतलब वो ये सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी और एमन। मैंगनीज एक है जो आप भूलते हो बार बार, तो इसको याद रखना ध्यान से। और ये क्वेश्चन भी अगर वो पूछेंगे तो यही ऑप्शन में रहेगा मैंगनीज, जो कि आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी सब ऑलमोस्ट सबको याद रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद फिर आगे एक्सेप्शन आता है। अब आपको पता है मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ठीक है हार्ड होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगी, हाई होगी, हाई होगी। ठीक है, वोलेटिलिटी लो होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं मेटल्स की नॉर्मल प्रॉपर्टी है। एक्सेप्शन कौन दिखाएगा, फिर से जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो यहाँ पे फिर एमएन नहीं आया, तो इसलिए ये वाला तो एकदम याद रखना कि एमएन यहाँ पे आता है, जो कि एक्सेप्शन दिखाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, थर्मल कंडक्टिविटी में। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ग्राफ अगर आप देखते हो तो इसमें आपको पूरा ग्राफ याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि हमेशा क्या हो रहा है कि एक पीक आ रहा है, उसके बाद एक डिप आ रहा है, पीक आ रहा है, फिर डिप आ रहा है, पीक आ रहा है, फिर डिप आ रहा है। कि जो पीक पे जो आपके एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान देना है। वो क्या करेंगे, ग्राफ बना के दे देंगे, यहाँ पे खाली रख देंगे एबीसी और बोलेंगे बताओ एबीसी क्या क्या थे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा पीक पे क्या है, सीआर, एमओ और डब्ल्यू है। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अल्फाबेट से ज्यादा अच्छा याद होता है। तो आप भी ट्राई करना, अगर आपको नाम से याद होता है नाम से याद करो, अगर आपको अल्फाबेट से याद होता है तो अल्फाबेट से याद करो। बाकी आपको याद क्या रखना है कि सीआर, एमओ और डब्ल्यू जो है अपने अपने पीरियड में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आपका दिखा रही है। इन 4 लाइन से वो आपको एसोसिएशन रीजन बना के दे सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सिंपल में बताऊं तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट तब हाई होगी जब आपकी ज्यादा से ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और मेटलिक बॉन्डिंग तब ज्यादा होता है जब ज्यादा से ज्यादा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक के ज्यादा से ज्यादा डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व होंगे। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे इसलिए है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1 डी, मतलब कि डी ऑर्बिटल से, इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन। तो ns इलेक्ट्रॉन से तो इन्वॉल्वमेंट है ही, साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसके कारण मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है और इसीलिए आपकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो ये आपका रीजन, एसोसिएशन रीजन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द मेटेलिक बॉन्डिंग। दूसरी चीज, फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या, इस ग्राफ को समझाने के लिए क्या लिखते हैं ये कि मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा जब D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, सादे अनपेयर्ड हो जाएंगे तब। एक्सेप्शन कौन है इसका, Mn और Tc। तो Mn और Tc में आपके दोनों में क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी वहां पे वो Cr और MO के नीचे आ रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आपकी। और उसके बाद होता क्या है कि हमेशा क्या होता है, एक पीक आ रहा है, उसके बाद आपका ये जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो फॉल होने लगता है। तो वही ये इस ग्राफ को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मैक्सिमम होगा कहाँ, D5 कॉन्फ़िगरेशन पे। एक्सेप्शन आ जाता है मैंगनीज और टेक्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद वो फॉल होने लगेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा। तो ये चीज इस ग्राफ को समझा दी, तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ में आपको क्या क्या याद रखना है। एक और जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, वो ये पूछेंगे कि आपको ये ग्राफ दे दिया या फिर ग्राफ दिखा दिया या बोल दिया कि ऐसा ऐसा ग्राफ बनता था आपका वहां पे, और बोलेंगे कि जो बीच में आप देखते थे हमेशा के मैक्सिमा बनता था, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, हर एक डी ऑर्बिटल में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फेवरेबल है स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग बनाने के लिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर जितने ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी आपकी मेटलिक बॉन्डिंग बनेगी। यही इंडिकेट करता है ये ग्राफ। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से समझ के रखनी है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो ये समझ में आ गया आपको, इसमें कुछ याद किया तो सिंपल से आपको एक ही याद रखनी है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी। इसीलिए यहाँ पे कौन कौन एक्सेप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अगर है तो जो आपने देखा मैग्नीशियम और टेक्नीशियम वाला वो, और बाकी Cr, MO और W क्यों पीक पे है तो वो आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ मार्क किया है। इसको मेरे को पहले लगा था ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक रीडिंग मारना, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन इन आयनिक साइजेस या फिर रेडियस कह लो आप, जो भी इस मेटल्स की जो रेडियस होती है वो कैसे चेंज करती है आपके पीरियड में और ग्रुप में। जब आप पीरियड की बात करोगे तो आपका मेन जो कंसर्न होना चाहिए वो आयंस के केस का होना चाहिए। मतलब कि अगर आप आयंस देखते हो, मतलब अगर मैं आपको लेता हूँ यहाँ पे स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह, और इसके मैं आयंस ले लूँ यहाँ पे, मतलब Sc2+, Ti2+,
वेनेडियम 2+। इनकी अगर मैं बोलूं कि इसका बताओ रेडियस डिक्रीज होता है पीरियड में या फिर इंक्रीज होता है, तो आप बोलो कि इसका जो है इन जनरल आपका जो रेडियस है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल एटम की बात करोगे तो वो ऐसे जनरली डिक्रीज नहीं करता है, उसमें कुछ रैंडम वेरिएशंस है। ठीक है, तो वो आपको बात नहीं करनी, आपको आयंस की बात करनी है। तो ध्यान के रखना है कि अगर आयंस दिए हुए हैं सेम चार्ज के सारे आयंस है, मतलब सब सारे स्कैंडियम 2+ है, सारे मतलब चार्ज 2+ है या फिर 3+ है, तब सबका जो रेडियस होगा डिक्रीज करेगा पीरियड में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप आयनिक फॉर्म लेते हो तो जो भी नया इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, मतलब जो अगला आपका एटम आते जाता है, आयन आते जाता है, उसमें जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो सब किसमें होता है? डी ऑर्बिटल में ऐड होता है। और डी ऑर्बिटल में जो आपकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो उतनी होती नहीं है, इसलिए वहां पे आपका डायरेक्ट डिक्रीज ऑफ रेडियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एसोसिएशन रीजन यहां से एक बता दिया। उसके बाद आपका आता है ग्रुप में कैसा वेरिएशन। तो ग्रुप में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपने टर्म सुना होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ग्रुप में आपको सिंपल एक याद रखना है ट्रेंड कि 3D से बड़ा होता है 4D और इसी से बड़ा होना चाहिए था 5D, लेकिन होता नहीं है। 4D और 5D का जो रेडियस है ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब कि जब आप ग्रुप में आओगे तो 3D सीरीज से बड़ा होगा 4D सीरीज और 4D सीरीज से बड़ा होना चाहिए था 5D, लेकिन होता नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब ऐसा होता क्यों? आप बोलोगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप 5D सीरीज में आते हो तो यहाँ पे 5D ऑर्बिटल्स को फिल करने से पहले 4f ऑर्बिटल्स को फिल करना पड़ता है, और 4f ऑर्बिटल्स में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होती है। इसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फॉर्म में काफी ज्यादा अटैच होता है आपके न्यूक्लियस से, जिसके कारण रेडियस कमते जाता है। तो जितना आपका इंक्रीज होना चाहिए था उसको ये जो शील्डिंग इफेक्ट कम होने का प्रॉपर्टी है वो आपको कंपनसेट कर लेता है, जिसके कारण ऑलमोस्ट सेम रह जाता है रेडियस। ठीक है, मतलब आपका देखो एक प्रॉपर्टी है जो इसको लंबा करना चाहता है, एक है इसको छोटा करना चाहता है, और अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो क्या होगा? कुछ चेंज ही नहीं आएगा। तो इसीलिए 4D के 5D इक्वल रह जाता है। बस यही एक कंसेप्ट है आपका, सिंपल कंसेप्ट। तो आप अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 4D और 5D का रेट सेम क्यों है, तो आप या तो बोल सकते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है तो आप बोल सकते हो 4f ऑर्बिटल्स पहले फिल होता है 5D ऑर्बिटल्स की, ये भी एक रीजन है। या फिर आप बोल सकते हो अब ये जो फिल हुआ 4f पहले, तो इसके कारण जो f ऑर्बिटल्स है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम होती है, जिसके कारण जितना बढ़ना चाहिए था रेडियस उतना बढ़ नहीं पाता है और वो काफी मतलब सिमिलर हो जाता है 4D ऑर्बिटल्स के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये जर्कोनियम और हॉफनियम वाला। ठीक है, इसका आपको रेडियस याद रखना है, और तो याद नहीं रखना, वो आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं। आप पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा जर्कोनियम और हॉफनियम का सही रेडियस दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, लेकिन वो बस आपसे ये ट्राई करना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं हॉफनियम जर्कोनियम के ऑलमोस्ट इक्वल या फिर उससे छोटा है। तो ये याद रखना कि हॉफनियम जो है जर्कोनियम से छोटा हो जाता है, इतना आपका कॉन्ट्रैक्शन वहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि T⁻² है ना टाइटेनियम, फिर उसके नीचे आता है जर्कोनियम, फिर HF। तो T⁻² में आपका जो हॉफनियम है नीचे वाला वो बड़ा होना चाहिए था जर्कोनियम से, लेकिन वो छोटा हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपका है। लेकिन इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये भी ध्यान देना, ये भी लाइन गलत नहीं है। अब ऐसा हुआ क्यों? तो आप बोलोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और ऐसा होने के कारण मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे आपकी क्या है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो अगर मैं लिखता हूँ आपको कि जर्कोनियम और हॉफनियम की जो रेडियस है ऑलमोस्ट सेम है, तो आप आंसर क्या दोगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं लिखता हूँ कि जर्कोनियम हॉफनियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप क्या आंसर दोगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों का रीजन आपका सेम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर्स। तो अभी आपने देखा क्या कि जब आप सीरीज में जाते थे तो आपकी मेटलिक रेडाई जो है कम होती थी जब हम लोग आयंस की बात कर रहे थे। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है वो तो बढ़ता होगा। तो आपने देखा कि जो डेंसिटी आपको पता है कि मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर आपका मास जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस आपका छोटा होता जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम कम जाएगा, तो इसलिए आपका डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये कंसेप्चुअल चीज है, इसको आपको ऐसा कोई याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल मैंने बहुत कुछ किया था, जब आप सब कुछ कर लो तब इसके ऊपर आना, नहीं तो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है जो कि मैं समझा देता हूँ कि वही चीज जो मैंने पहले बोला था कि जब आप रेडियस देखते हो सीरीज में, आयनिक रेडियस जब देखते हो तो इसमें आप सीधे सीधे लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो आप डिक्रीज कर दोगे रेडियस को, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है स्कैंडियम 2+, और क्योंकि यहाँ पे सब में चार्ज जो है वो क्या है? सेम है। अब देखो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे पूछा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देखने को मिलती है। ये हो गया आपका एसर्शन। रीजन इसका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरीके से रीजन एक बन के आ सकता है। रीजन क्या है? जब भी आपसे ये बोले कि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल्स की, या फिर एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, या इसकी बॉन्ड तोड़ने में हम लोग को ज्यादा एनर्जी लग रहा है, सबका रीजन एक ही है। कब होगा? जब ये सब मतलब बॉन्ड तोड़ने में कब टाइम लगेगा? जब मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और मेटलिक बॉन्डिंग का रीजन आपने देखा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके जितने डी ऑर्बिटल में ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग आपकी होगी। तो यही आपका यहाँ पे आंसर देना है। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स, यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलता है एटम्स के बीच। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब एटम्स में तोड़ने की एनर्जी जो है ज्यादा लगती है। तो ये आपका यहाँ पे रीजन है। तो ये समझ में आ गया आपकी। दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। एक तो सिंपल एमसीक्यू बन जाएगा कि बताओ कौन से जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होती है, तो आप बोलोगे जिंक। रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं।
ठीक है। जब आप जिंक की आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ है, डी ऑर्बिटल्स पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो इसीलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन कम हो गई। तो ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है जो आपने यहाँ पे पढ़ा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब टॉपिक आती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि अगर आपसे कोई यहाँ पे पॉइंट पूछे कि बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और क्या डिफरेंट है, तो आप बोलोगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन था सीरीज में वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में काफी कम होता है, मतलब वेरिएशन बहुत कम है, धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है। लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्टीपली चेंज होता था। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रीजन क्या है कि अगर आप 3D सीरीज की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा कि 3D आप जो ऑर्बिटल्स होगा उसको पहले फिल करोगे एज कम्पेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स, और इसके कारण क्या होगा जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4s इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, जिसके कारण जो रेडियस है वो बहुत स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और इसीलिए वहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो ये इसका रीजन है। समझ में आ गई ये चीज आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो 3 टर्म से डिपेंड करती है। पहला है अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है। दूसरा है रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स है सारे ऑर्बिटल्स में उसके बीच कितना रिपल्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और तीसरा है एक्सचेंज एनर्जी। तो ये तीनों पता होना चाहिए। अब एक्सचेंज एनर्जी का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कुछ नहीं होता है, जो एक्सचेंज एनर्जी है वो प्रोपोर्शन होती है किसके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट में दिया हुआ है, मतलब समरीज वगैरह के बाद जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो वहां पे आप उसको पढ़ लेना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसका डेफिनेशन याद रख लो, अगर उनको पूछना होगा तो डायरेक्टली ये पूछ लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है वो ये है कि होता क्या, जब आप वो कंसेप्ट पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो आपको समझ में आएगा। देख लेना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है या फिर केमिकल बॉन्डिंग में, मेरे को ध्यान नहीं आता है, ठीक है। जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे ये एक्सचेंज एनर्जी वाला तो आपको वहां मिलेगा कि जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी का लॉस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ऐसा कब होता है, जब आपका हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड में स्टेबल क्यों हो जाता है, उसका कंसेप्ट बेसिकली आपका एक्सचेंज एनर्जी का ही है, जो कि वहां पे समझाया हुआ, देख लेना उसको। उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्या है वो, कि देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज दी गई है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो जिसपे एक्सचेंज एनर्जी का लॉस ना हो, ऑप्शन होगा D5, D6, D10। D5 और D10 तो आपको पता है यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आती है। अब जब आप यहाँ पे पढ़ने बैठोगे तो आपको लगता है कि भैया यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, हम लोग कैसे याद रखें इतना सब कुछ। तो आपको यहाँ पे कुछ याद रखना ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा चीज यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब कंसेप्चुअल है। जैसे अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, यहाँ सबसे पहली चीज लिखी हुई है कि जो मैंगनीज प्लस और क्रोमियम प्लस की अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हो तो क्रोमियम पॉजिटिव वाले की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ज्यादा होगी। कुछ नहीं करना होता है इसमें, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप, ठीक है। उसका असली वाला आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है D5 कन्फिग्रेशन आएगा और यहाँ पे आएगा 3D5 4s1। अब अब अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब अगर मैं इस कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ एक, ताकि ये अगले Cr+2 बन जाए और ये Mn+2 बन जाए, तो आपको दिखेगा कि D5 क्योंकि पहले से स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत हार्ड है, इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को ज्यादा होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी। लेकिन यहाँ पे 4s1 निकालना है ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो इसको खुद स्टेबल होना चाहता है तो ये इजिली दे देगा इलेक्ट्रॉन ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो इसलिए इसकी आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होगी। इस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हो। दूसरी चीज सिमिलरली आप Mn2+ और Fe2+ के लिए कर सकते हो। Mn2+ में जब आप देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D5 और यहाँ पे आएगी D6। अब आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको अनस्टेबल तो होना चाहेगा नहीं है, और ये जो D6 है वो एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल होना चाहेगा, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो ये तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं था, ये आप सीधे समझ के कर सकते थे। उसके बाद नीचे ये लाइन जो है मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हो। अब ये जो चीज है ये आपको याद नहीं रखना, बस पढ़ के निकाल देना। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप वहां पे ऑप्शन देख के इसको एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मान लो कि क्रोमियम है या फिर कॉपर है, कोई भी एक है, इससे आपको Cr+2 बनाना है, ठीक है, या फिर Cu2+ बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप उसको क्रोमियम को लोगे, उसको एटमाइजेशन एनर्जी देके उसको एटम से कन्वर्ट करोगे, तो ये एटमाइजेशन एनर्जी लगती है यहाँ पे सबसे पहले, एटमाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी चीज क्या लगेगी, आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाओगे ताकि Cr से Cr+1 बने, और उसके बाद फिर आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगाओगे जिसके कारण वो Cr+ से Cr+2 बनेगा। तो ये 3 चीज लगेगी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बताओ ये कन्वर्ट जो आपने किया Cr से Cr+2, इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा था। तो आप बोलते हो कि Cr और कॉपर के केस में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट था वो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड था, क्योंकि वहां पे आप D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जिंक की जब आप बात करोगे तो उस केस में जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आपकी वो उतनी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू क्रोमियम कॉपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब करते हो तो इसमें कुछ नहीं होता, आप S इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हो ताकि आप D10 कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच सको, मतलब आप स्टेबल की तरफ जा रहे हो। इसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू क्रोमियम और कॉपर यहाँ पे कम होगा। यही बात यहाँ पे समझाना चाहता है।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो वहां पे आप ऑप्शन सही कर दोगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे कम चांस है यहाँ से पूछने का। अब मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखते देता हूँ कि जो आपके कॉपर, निकल और जिंक है ये आपके 2 से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाती। इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो प्लस के ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाएगा, ठीक है, +2 तक दिखाता है। मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी, मतलब उतना एनर्जी देना पॉसिबल ही नहीं है उसको। यही इसका रीजन दिया हुआ यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है तो अगर वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आपके ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाए, तो आप इसका क्या रीजन दोगे? आप बोलोगे कि वहां पे जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उसकी काफी ज्यादा हाई होगी, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम लोग कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं। अब ऑक्सीजन स्टेट में आप सबसे पहले ये टेबल देखते हो। इस टेबल में आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो यहां से निकाल सकते हो आप। सबसे पहली चीज कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखा रहा है, तो आप बोलोगे मैंगनीज दिखा रहा है। कहां से कहां तक दिखा रहा है याद रखना है, +2 से +7 तक सारी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि +2 ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा रहा है, तो आप बोलोगे स्कैंडियम। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि +1 ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ एक दिखा रहा है जिसका नाम है कॉपर। ठीक है, एक ये चीज कर ली। अगर मैं पूछूं बताओ लोएस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है इन मेटल्स का, तो आप +1 नहीं बोलोगे, +2 बोलोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की बात करें जो कि ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट दिखाने वाला मेटल तो कॉपर होगा, जो कि क्या दिखाता है, +1 दिखाता है। तो ये चीज मैंने इस टेबल से डिकोड करके आपको बता दी। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां से आपको क्या क्या चीज देखनी है। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि जो एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं वो कहां पे मिलेंगे आपको, मिडिल ऑफ द सीरीज मिलेंगे, जो कि अभी आपने देखा मैंगनीज +2 से +7 दिखा रहा था। समझ में आ गई ये चीज। अगर ये लाइन दिखती है तो याद करने की जरूरत नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि डी ब्लॉक में आपको सब याद नहीं करना है। अगर कुछ कॉमन तो छोड़ो, अगर आप वहां पे ऑप्शन देख के समझ जाओ कि हाँ ये सही है तो फिर क्या दिक्कत है, उसको याद करना ही क्यों है। आपसे ऐसी चीज याद करो जो कि आपको लगता है कि यदि ये तो मेरे को याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन देख के भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या लिखी है कि आपने अब देखा होगा कि यहाँ पे दोनों साइड स्टार्टिंग में और एंड में दोनों तरफ क्या है, कम ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन दोगे कि अगर इनिशियल वाले एलिमेंट्स की बात करो जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम, तो उसका रीजन होगा कि वहां पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स की बात करोगे कॉपर और जिंक की, तो वहां पे रीजन होगा कि वहां पे पहले से जो डी ऑर्बिटल्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए उसके पास फ्री ऑर्बिटल्स नहीं है जिसमें वो शेयर कर पाए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों के लिए अलग अलग आपका रीजन हो जाएगा। तो अपने हिसाब से जैसा क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हो। यही जो रीजन है कि वहां पे बहुत फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है, इसी कारण जो स्कैंडियम था वो आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि स्कैंडियम का जब आप लिखोगे तो वहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d1 आएगा। तो वहां पे 2 है ही नहीं, कहां से लूज करेगा वो। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्कैंडियम 2 है वो वर्चुअली अननोन है, मतलब स्कैंडियम 2+ आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाना क्या पूछ रहे हो आपसे। उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो कि सबको लगता है कि ये तो याद करना होगा, याद नहीं करना है। यहाँ लिखा है कि टाइटेनियम 4 जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2। तो इसमें क्या दिक्कत है? टाइटेनियम 4 मतलब क्या है, +4 की बात कर रहे हैं। अगर आप इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो अगर टाइटेनियम का लिखते हो कन्फिग्रेशन तो क्या आता है आपका डायरेक्टली, आपको पता है कि 4s2 3d2 ये कन्फिग्रेशन आएगा। तो टाइटेनियम 4 का क्या मतलब है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दिखे 4s2 और 3d2 दोनों निकल जाएंगे, तो आपको जो कन्फिग्रेशन मिलेगा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिलेगा कि नहीं, जो बचा हुआ होगा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा, है ना। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि उसमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाता है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको कंफर्म कर लेना एग्जाम में, याद करने की क्या जरूरत है इसको। फिर आपने देखा था जिंक का जो अकेला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन स्टेट आपको देखने को मिल रहा था वो था +2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये नॉर्मल चीज है, आप इसको भी करके देख सकते हो। मतलब यहाँ पे सिर्फ 4s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा। हाँ, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो कि हमेशा सही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक लिमिटेशन दिया है कि अप टू मैंगनीज अगर आप बात करते हो तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट वो दिखा सकते हैं, वो कैसे पता कर सकते हो आप, सम ऑफ s एंड d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एस और डी इलेक्ट्रॉन्स का अगर सम करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है। तो ये मैंगनीज तक वैलिड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि मैंगनीज के बाद जो है जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होने लगती है, वो अभी आपने टेबल में भी देखा। तो अगर आपको टेबल रफली याद है तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो बस ये सब चीज ध्यान रखोगे तो सारी चीजें इसी तरीके से निकलती है डी ब्लॉक में। कुछ ही चीजें हैं जो याद करनी होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लाइन है, ये मतलब ये जो आपका पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि जो डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन मेटल्स की जो भी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे वेरिएबिलिटी दिखती है आपको, सिमिलरली आपको पी ब्लॉक में भी ऑक्सीजन स्टेट में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती थी, मतलब वो डिफर करते थे आपस में। तो वहां जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डिफर करते थे वो डिफर करता था कैसे, बाय यूनिट ऑफ 2, मतलब दो से डिफर करते थे। अगर +1 है तो फिर +3 होगा, +3 के बाद +5 होगा। लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी जो भी डिफर हो रहा है वो प्लस मतलब यूनिटी से डिफर हो रहा है, मतलब +1 है फिर +2 है फिर +3 है, ऐसे करके डिफर हो रहा है। तो
एक चीज आपने ये देख ली, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपसे कुछ भी पूछे कि वेरिएशन इन ऑक्सीजन स्टेट क्यों दिखा पा रहा है, या फिर कलर्स क्यों दिखा रहा है, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखा रहा है, सबका आंसर आप क्या दोगे कि इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे होता है। तो सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप कर लेना आसान है। अब देखो ये पैराग्राफ जो कि लगता है कि अरे क्या बोल दिया इसमें, ये कितना इजीली आप याद रख सकते हो। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको याद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हम लोग देखते थे जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते थे, मतलब हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाते थे, वहां पे लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता था। इसको हम लोग बोलते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने लिखा है कि इन पी ब्लॉक हैवियर एलिमेंट्स फेवर करते हैं क्या, लो ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, ये चीज लिखी हुई। बट इन डी ब्लॉक हैवियर एलिमेंट जो है वो क्या फेवर करेंगे, आपके मोर ऑक्सीजन स्टेट को फेवर करते हैं। ये डिफरेंस एक पता चल गया। एक डिफरेंस आपने ऊपर देखा था, एक डिफरेंस आपने यहाँ देख लिया। अब यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने ग्रुप 6 का एक एग्जांपल, जहां पे इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, क्रोमियम, एमओ और डब्ल्यू। फिर उन्होंने बोला है कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्रोमियम 6, एमओ 6 या डब्ल्यू 6। तो इन्होंने बोला है कि आपको पता है कि हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जब जाते हैं हम लोग डी ब्लॉक में, तो वो ज्यादा हायर ऑक्सीजन स्टेट को प्रेफर करता है, मतलब कि एमओ 6 और डब्ल्यू 6 ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू क्रोमियम 6। ये तो समझ में आ गया आपको, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन इसको इनडायरेक्टली अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो ये लाइन को आपका यूज करेंगे एग्जाम में। वो डायरेक्टली आपसे ये कंसेप्ट नहीं पूछेंगे, वो आपसे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पूछ के आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे। क्या लिखा है इन्होंने कि जो क्रोमियम 6 है इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट, कुछ ये सब याद नहीं रखना है आपको, याद रखना है बस क्रोमियम 6 अगर है, या फिर वो बोलते हैं कि डाइक्रोमेट है। ठीक है, डाइक्रोमेट में भी जब आप ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो क्रोमियम का 6 आएगा। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, क्रोमियम 6 बोले या फिर डाइक्रोमेट बोले, एक ही बात है। अगर वो एसिडिक मीडियम है कोई मतलब नहीं, ये सब याद नहीं रखना आपको, बस याद रखना है क्रोमियम 6 बोल दिया या फिर डाइक्रोमेट बोल दिया, तो आपको याद रखना है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग MoO3 या फिर WO3 की बात करें। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों में जो भी हमने एलिमेंट लिया है सब में आपका 6 जो है ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो क्रोमियम 6 होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि MO और W। क्यों? क्योंकि MO और W तो पहले से स्टेबल है +6 में, तो +6 से चेंज होना नहीं चाहेंगे। लेकिन क्रोमियम 6 पे जो है +6 जो है आपका हायर ऑक्सीजन स्टेट हो जाता है, वो आपका स्टेबल नहीं होता है। तो +6 से कहां जाना चाहेगा, वो नीचे जाना चाहेगा। क्रोमियम +6 से नीचे जाएगा, +6 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो सिंपल बात है, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो क्रोमियम है वो लाइटर एलिमेंट है, लाइटर एलिमेंट हो, ये +6 को आपका स्टेबल नहीं रखेगा, मतलब +6 इस पे स्टेबल नहीं है। अगर +6 इस पे स्टेबल नहीं है तो ये +6 से कहां जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। +6 से अगर उसका ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और खुद रिड्यूस होगा तो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें रटना क्या है, इसमें याद क्या करना है, ये तो आप अगर एग्जाम में आपको दिखता है, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि क्रोमियम में +6 स्टेबल नहीं होता है तो उससे नीचे जाएगा, क्योंकि वो हायर ऑक्सीजन स्टेट है पहले से ही, तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकता है, नीचे जाएगा और ऊपर वाला स्टेबल होगा भी नहीं क्रोमियम में। तो इसी के कारण क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। लेकिन वो चीज MO3 और WO3 पे वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है +6 ऑक्सीजन स्टेट में। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पैराग्राफ दिखता है जिसमें क्या बता रहे हैं, अगर आपको ये स्टेटमेंट मिलता है तो ये सही आप इसको मार्क करोगे कि लिखा हुआ है कि अगर लो ऑक्सीजन स्टेट आपको तब मिलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब वहां पे लिगेंड्स प्रेजेंट है, जिनके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इनके पास होता है इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग, जिसके कारण अगर आप देखोगे NiCO4 या फिर FeCO5, जिसमें दोनों CO और ये CO जो है दिख रहा है वो क्या है, लिगेंड्स है। तो Ni में भी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है और Fe में भी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है। ठीक है, तो निकल एंड आयरन में ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लो ऑक्सीजन स्टेट जो है वो लिगेंड्स के प्रेजेंट में दिखता है, तो सही स्टेटमेंट है ये चीज आपको मैंने समझा दी। तो यहाँ आपको दिख गया होगा कि आपको याद करना है क्या, 2-3 लाइन आपको याद रखनी है, बाकी तो सारे कंसेप्ट हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान दिखता है लेकिन है नहीं। क्या बोलते हैं ये कि ऐसा एक ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जो कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाता है, मतलब कि सिर्फ वो एक ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ऐसा नाम बताओ। तो आपके जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसको कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ पे दोनों स्कैंडियम और जिंक दोनों सिर्फ एक ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, मतलब कि दोनों आंसर हो सकते हैं आपके स्कैंडियम जिंक, और ऑप्शन में आपको दोनों दिखेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है आपको। तो दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि वेरिएशन इन ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाते हैं, लेकिन दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है, तो सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्कैंडियम हो जाएगा, ना कि जिंक, क्योंकि जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी थी। फिर आते हैं हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन में। अब यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन एक आएगा जिसको आप आंसर देख लेना, इसको समझ जाओगे आप, इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स और एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। मेन जो चीज है वो ये है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। अब क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है या कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल। तो अब अपने इनिशियल नॉलेज से जो भी आपको अपने बेसिक नॉलेज आपको है वो आप क्या करोगे, कन्फिगरेशन लिखोगे, आपको यहाँ पे ये कन्फिगरेशन मिलेगा और यहाँ पे ये कन्फिगरेशन मिलेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सेप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, अगर वो असर्शन बनाना चाहे तो बना लेंगे इजीली। रीजन है क्योंकि जो कॉपर प्लस 2 है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज एक्वस आयन इट हैज हायर, क्योंकि जब इसको एक्वस, ये जो दोनों है वो एक्वस आयन के फॉर्म में, तो एक्वस आयन के फॉर्म में ये ज्यादा हायर हाइड्रेशन एनर्जी आपका दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। ठीक है, आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी कब ज्यादा होता है, जब साइज आपका स्मॉल होता है। तो इसका साइज स्मॉल है कॉपर 2 प्लस का, इसलिए ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इसके पास होती है और एक्वस आयन के फॉर्म में होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये आपका इसका रीजन है। दूसरा जो आपका यहाँ पे कंपैरिजन है वो क्रोमियम 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस के बीच में है। क्रोमियम 2 प्लस का जब कन्फिगरेशन लिखते हो तो आप 4s0 3d4 आता है और इसका लिखते हो तो 3d3 आता है। अब ना ही 3d4 आपको पता है स्टेबल है, ना ही 3d3 आपको पता है स्टेबल है, क्योंकि हाफ फिल्ड तो है नहीं दोनों। अच्छा, इसको जो यहाँ पे आप कंपेयर कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें T2G3 कन्फिगरेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो ज्यादा अच्छे से। तो मेन आपको याद रखना है इसका रीजन क्या है, तो ये रीजन है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मत लो, ये तो आपको रटा होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछ लेंगे आपसे। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें आपको क्या देखना है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है, समझ नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। सबसे पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि जो E0 वैल्यू है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो आपको पता है सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है आपकी E0 वैल्यू। और ये जो E0 वैल्यू है ये डिसाइड करती है कि जो कंपाउंड है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा आपके सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको दो पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कॉपर है, जब आप सबको देखते हो तो सबका आपका नेगेटिव है, लेकिन कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आपका पॉजिटिव E0 आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका रीजन दिया हुआ है कि क्योंकि जो कॉपर और कॉपर 2 प्लस है इसको करने में, ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगती है, और ये जो हाई एनर्जी है इसको जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बैलेंस नहीं कर पाती। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस कर लेती तब तो ठीक है, 0 आ जाता, और ज्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी तब नेगेटिव आता। लेकिन इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाती है, जो इतना हाई एनर्जी लग रहा है कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनाने में, इसीलिए जो कॉपर है उसकी जो E0 वैल्यू वो पॉजिटिव आती है। एक तो ये समझ में आ गया। और ये जो कॉपर की जो वैल्यू पॉजिटिव E0 आ रही है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये एसिड से H2 लिबरेट नहीं कर पाता। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आसानी से पढ़ते हो, तो ये तो सिंपल कंसेप्ट है। तो मेन जो इसका कंसेप्ट था ये मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है, इसका रीजन याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला तो एक सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे कि ये ग्राफ बना देंगे और पूछ देंगे बताओ ये जो आपको दिख रहा है कौन सा एलिमेंट है, तो वो सिंपल याद रखना है ये कॉपर है। जो भूल जाए वो याद रख सकते हैं कि ये जो लास्ट एलिमेंट ये दिख रहा है जिंक, लास्ट एलिमेंट होगा ना जो लास्ट में दिखाया होगा, तो उससे पहले वाला एलिमेंट क्या है, कॉपर होगा। सिंपल सी बात है। बाकी ये ट्राई आपसे यही करना चाहेंगे कि आपको पता है कि नहीं कि पॉजिटिव सिर्फ कॉपर दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये 2 एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ये एम्स में पूछा गया था कि बताओ कौन से 2 एलिमेंट्स की जो E0 पोटेंशियल है वो एकदम एक्जैक्टली सेम या फिर बहुत कम डिफरेंस होता है। तो आप बोलोगे वेनेडियम और मैंगनीज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन वो बना के उन्होंने दिया था, तो ऐसे एकदम निकल जाता है आंख से। तो इसको देख लेना कि वेनेडियम और मैंगनीज जो है इसके बीच एक्जैक्टली मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, एक्जैक्टली सेम वैल्यू होती है इसकी E0। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो कि अभी हम लोग करके आए हैं। आपसे पूछ रहा है कि चाहे Cr2 प्लस की बात हो या फिर Mn3 प्लस की बात हो, दोनों में जो कन्फिगरेशन है वो D4 की है, लेकिन Cr2 प्लस आपकी रिड्यूसिंग है लेकिन Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसा क्यों? अब रटने मत बैठ जाना, नहीं आपको स्टेटमेंट दिखेगा उस समय आप उसको सॉल्व करके देख लेना कि सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ लिखा है Cr2 प्लस रिड्यूसिंग है या नहीं है, तो आपने अभी दिखा था कि Cr2 प्लस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, Cr3 प्लस है। और हमेशा कोई भी आयन अपने ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, तो मतलब Cr2 प्लस जाना चाहेगा किसमें, आपके Cr3 प्लस में। ठीक है, Cr3 प्लस में, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि +2 से +3 ज्यादा है। तो अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वही तो लिखा है कि Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग। अब Mn3 प्लस की अगर बात करोगे तो यहाँ लिखा है Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग। इसको वेरीफाई करते हैं। अगर आप देखोगे Mn3 प्लस, तो इसमें इन्होंने बोला है कि D4 कन्फिगरेशन दिख रहा है। तो अगर आप Mn2 प्लस अगर आप देखोगे तो वहां पे ध्यान से देखोगे तो D5 कन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये Mn3 प्लस से जाना चाहेगा कहाँ पे, Mn2 प्लस में। मतलब ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। खुद रिड्यूस हो रहा है तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, बेसिक अपने नॉलेज से यूज करके या फिर जो 2 एक्सेप्शन मैंने अभी बताया था उसका यूज करके, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे ऑक्सीडाइजिंग वाले, ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, ये रिड्यूसिंग की तरह काम करेगी, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। फिर यही क्वेश्चन जो अभी आपने देखा था कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, उसका रीजन पूछा है, तो इजीली आप समझा दोगे। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो E0 वैल्यूज है मैंगनीज की, निकल की और जिंक की, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा आपकी नेगेटिव हो जाती है। मैंगनीज, निकल और जिंक की E0 वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन देखते हैं अलग अलग। तो रीजन याद रखने में कुछ नहीं, बहुत आसान रीजन है। देखो, अगर जब भी मैं आपसे
आपसे मैंगनीज की बात करूं तो अभी तक इतना केमिस्ट्री करते करते आपको पता हो जाना चाहिए कि मैंगनीज में आपको हाफ फिल्ड दिखता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो भी रीजन है उसके वो है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका भी यहाँ रीजन जो है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। जिंक बोलेंगे तो फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो सिमिलर रीजन है यहाँ पे, जिंक है तो फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका रीजन है कि उसकी जो इनॉट वैल्यू है वो एज एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा नेगेटिव उसकी इनॉट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बची निकल। निकल का ही आपको सिर्फ याद रखना है कि उसके ज्यादा नेगेटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ इज हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना भी आपने एलिमेंट यहाँ देखा सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, तो निकल की होती है। इसी कारण वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इनॉट वैल्यू दिखाता है। ये समझ आ गया, यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने कवर कर दी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखना कैसे बेसिक कंसेप्ट का यूज करके, जो ये पैराग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सबको कि इसमें क्या याद करें क्या छोड़े, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आप देखोगे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि M3 से M2 प्लस हमें बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दो कंडीशन नहीं है कि अगर हम लोग M3 से M2 प्लस की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो या तो हाई हो सकती है या तो लो हो सकती है, ठीक है। लो वैल्यू क्या दिखाएगा कि मतलब ये M3 से M2 प्लस नहीं जाना चाहता है, और हाई वैल्यू दिखाएगा कि ये M3 से M2 प्लस की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर लो वैल्यू है, अगर लो वैल्यू मतलब वो M3 से M2 प्लस की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, मतलब M2 प्लस स्टेबल नहीं है। और अगर हाई वैल्यू दिखा रहा है M3 प्लस से M2 प्लस जाने में अगर हाई वैल्यू है, मतलब वो M2 प्लस जाना चाह रहा है, मतलब M2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। और अगर लो वैल्यू दिखा रहा है मतलब M2 प्लस कम स्टेबल है, M3 प्लस ही ज्यादा स्टेबल था, इसलिए वो M2 प्लस की तरफ जाना नहीं चाह रहा है। बस सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को इन्होंने 4 चीजें के लिए लिखी हुई है, इसमें बस एक ही पॉइंट जो लास्ट वाला है वो याद रखना है, बाकी सब तो आप सिंपल समझ जाओगे। अब इन्होंने बोला है कि लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लो वैल्यू मतलब कि वो स्कैंडियम 2 प्लस में नहीं जाना चाह रहा है, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ Sc3 प्लस इज मोर। अब यहाँ 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक कि जो M3 प्लस से M2 प्लस अगर जाने की बात कर रहे हैं और पूछ दे आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा स्कैंडियम, जिंक या फिर मैंगनीज और या फिर लिख दे वेनेडियम, कौन सा जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगा, तो आपको याद रखना है कि जिंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू दिखाता है क्योंकि उसमें कंप्लीटली फिल्ड आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको खुद सोचना है कि M3 अगर इन्होंने बोला है कि M3 प्लस से, अगर इन्होंने बोला है कि जो जिंक की के लिए जो वैल्यू है M3 प्लस M2 प्लस जाने की वैल्यू वो हाई है, मतलब कि M2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए वहां जाना चाहता है, इसलिए वैल्यू आपकी हाई आ रही है, ठीक है। तो मतलब Zn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, पता भी आपको Zn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है। अच्छा, दूसरी चीज अगर लिखिए कि जो हाई वैल्यू ऑफ Mn की हाई वैल्यू मतलब Mn2 प्लस की तरफ जाना चाहेगा वो, है ना, मैंने समझा दी ये चीज। अगर Mn2 प्लस की तरफ जाना चाह रहा है मतलब कि Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों होता है क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि जो लो वैल्यू है Fe के लिए लो वैल्यू दिखा रहा है, मतलब M2 प्लस की तरफ नहीं जाना चाहेगा, M3 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो वही लिखा है कि Fe के लिए आपकी जो Fe3 प्लस है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे D5 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर स्टेबल ज्यादा है जो भी उसका रीजन आप बाद में निकाल लेना, आपको बस पता अगर इन्होंने लिखा है कि M3 प्लस से M2 प्लस जाने की वैल्यू जो है वो लो है, मतलब कि M2 प्लस नहीं जाना चाहता है। अगर M3 प्लस से M2 प्लस जाने की वैल्यू हाई है तो वो जाना चाहता है M2 प्लस की तरफ, मतलब M2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, M3 प्लस कम स्टेबल है। बस इतनी सी बात है कि कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम जो है वो किससे रिलेटेड है, वो बताता है कि V2 प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका रीजन याद कर लेना, इसमें हाफ फिल्ड T2G आपको लेवल देखने को मिलता है, बस ये याद कर लेना। यही एक है जो आप जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, बाकी तो मैंने सारा समझा दिया आपको। अब ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें आपका हर दूसरा लाइन आपको याद करना होगा, ठीक है। इसको ज्यादा इजीली आप समझ नहीं सकते हो, तो इसलिए अब इस टॉपिक पे आप क्या करना, 1-3-5-7 रूल लगा देना ताकि आप इसको इजीली याद कर पाओ। बाकी तो आपको मैंने कंसेप्चुअली समझा दिया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला लाइन जो है वो ये है कि जो +7 स्टेट है मैंगनीज का वो सिंपल हैलाइट में नहीं दिखता है, मतलब कि आपको कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें MnX7 हो, मतलब MnF7 नहीं मिलेगा, ठीक है, MnCl7 नहीं मिलेगा। आपको अगर +7 ऑक्सीजन स्टेट देखना है मैंगनीज में तो आपको बीच में ऑक्सीजन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसलिए इन्होंने लिखा है कि कोई भी सिंपल हैलाइट आपको Mn+7 स्टेट में नहीं दिखा सकता है, ठीक है। तो इसका लेकिन कौन दिखाएगा, MnO3F एग्जिस्ट करता है। तो ये याद रखोगे कि MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन MnO3F एग्जिस्ट करता है। ये चीज हो गई लाइन। दूसरी चीज हो गई कि मैंगनीज के अलावा, मैंगनीज तो +7 दिखाता है, मैंगनीज के अलावा कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो कि ट्राइहैलाइड दिखाता हो, एक्सेप्ट कौन, Fex3 और आपका COF3। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो फ्लोरीन है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर पा रहा है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपाउंड की बात करो, उस पर इसका रीजन चेंज हो जाएगा। तो यही इन्होंने बोला है कि अगर आप COF3 की बात करोगे तो वहां पे जो फ्लोरीन स्टेबलाइज कर पा रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स हायर लैटिस एनर्जी। लेकिन अगर आप VF5 और CrF6 में फ्लोरीन क्यों स्टेबलाइज कर पा रहा है इनको, तो आप बोलोगे यहाँ पे हायर बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये दोनों के लिए दोनों अलग अलग रीजन है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको 1-3-5-7 रूल लगा के याद करना पड़ेगा। इसमें कोई और चारा आपके पास नहीं है। अभी आपने एक पॉइंट देखा कि जो फ्लोरीन है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाया, तो इसी का एक कॉन्ट्राडिक्शन, इसी का एक उल्टा पॉइंट क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन जो है लोअर ऑक्सीजन स्टेट्स में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है,
ठीक है, वो इनस्टेबल होता है। उसके बाद जो VF5 है, जहां पे आप ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालोगे वेनेडियम का तो V+5 आएगा, तो ये V+5 सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता है VF5, मतलब कि VCl5 आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब फ्लोरीन ही है जो V+5 मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट को यहाँ पे दिखा पाता है, सेम वही चीज है, तो आप इसको ध्यान देना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन जो है हायर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट में दिखता ही नहीं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताता हूँ मैं आपको। अब एक यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है कि सारे कॉपर 2 हैलाइड्स आपको देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट उसके आयोडाइड्स, मतलब कॉपर 2 के आयोडाइड्स आपको देखने एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वो ऐसा मतलब आपका कॉपर 2 का आयोडाइड आपका प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज करके I नेगेटिव से I2 बना लेता है, मतलब ये वाला रिएक्शन हो जाता है। तो ये आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ये रिएक्शन क्या सिंबलाइज कर रहा है ये पता होना चाहिए आपको, और ये याद रखना चाहिए कि कॉपर 2+ के हैलाइड सारे मिलते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको एक अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो कॉपर I4 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो ये इसी चीज को मतलब इन दोनों को मिला के इन्होंने ये बनाया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखी है, फिर सेम चीज इन्होंने वापस लिखा है कि जो कॉपर 1 कंपाउंड वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनना चाहेंगे। ऐसा क्यों? वो मैंने बताया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी वहां पे कॉपर 2+ की ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, तो वही चीज है। और बाकी ये रिएक्शन जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉपर 2+ की ज्यादा स्टेबल, तो पढ़ लेना एसर्शन रीजन स्टेटमेंट के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें यहाँ देखा आपने इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको पढ़ लेना। फिर आगे चलते हैं, ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अब आपने अभी देखा था कि जो फ्लोरीन है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाने में बहुत हेल्प करता था, मतलब कि अगर किसी मेटल को हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाना है तो उसको फ्लोरीन के साथ बाउंड होना पड़ेगा। लेकिन ये जो एबिलिटी है हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाने की, वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो ये प्रॉपर्टी क्यों होती है उसके पास? इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए वो ज्यादा मतलब हाई ऑक्सीजन स्टेट दिखा पाता है मेटल्स के साथ एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो मैंगनीज, अगर आप मैंगनीज के साथ फ्लोरीन को जोड़ते हो तो उस केस में जो हाईएस्ट कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा MnF4, इसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगा मैंगनीज का वो होगा +4। लेकिन आप जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हो तो वहां बनता है Mn2O7 और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट होता है +7 का। तो यही यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाने में हेल्प करता है मेटल्स के साथ। फिर यहाँ पे एक Mn2O7 की बात हुई, तो Mn2O7 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसा होता है। तो Mn2O7 का स्ट्रक्चर याद रखना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हर एक जो मैंगनीज है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है किससे? ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे टेट्राहेड्रली इसको सराउंड कर रहा है। और यहाँ पे एक और क्या है, MnO-Mn यहाँ पे लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है, मतलब एक ब्रिज आपको MnO-Mn का देखने को मिलेगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप स्टेटमेंट तो इसका लिख ही सकते हो। फिर आगे चलते हैं, हम लोग एग्जांपल 8.5 की बात करते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ यहाँ पे 3 स्पीसीज दी हुई है और इसको इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर में आपको अरेंज करना है। तो आपको सीधे याद रखना है, कुछ नहीं, तीनों में ऑक्सीजन स्टेट निकालो। मैंगनीज में आएगा +7, क्रोमियम का आएगा +6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका +5, ठीक है। और जितना ज्यादा हायर ऑक्सीजन स्टेट होगा उतना ज्यादा वो हायर ऑक्सीडाइजिंग, मतलब उतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको तो फाइनली रिड्यूस होना है +2 में ही, क्योंकि उसका जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है या कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है? +2 है। सब उसमें जाएंगे तो इसलिए, और +7 से +2 जाएगा एक, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा ऑक्सीजन स्टेट का, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा दूसरे को। यहाँ पे +6 से +2 जाएगा क्रोमियम, और जो वेनेडियम है वो आपका +5 से +2 जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये चीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर इंटेक्स क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर देख लेना, क्योंकि इंटेक्स में तो क्या पता पूछ दे एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट में। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर आप नीचे आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा सकते हो। आपका मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आपको दिख रहा होगा कि अब आप बैठ जाते हो इसको याद करने की, अच्छा Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ti2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ऐसे याद करना नहीं होता है आपको। तो वहाँ पे स्टेटमेंट दिखेगा, आपको वेरीफाई करना है कि सही बोला है गलत बोला है। आपको दिख रहा है Mn3+, इन्होंने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरीफाई करो। आपको पता है Mn3+ जो है, Mn3+ नहीं Mn2+ के फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे D5 कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है, तो मतलब कि वो रिड्यूस होना चाहेगा, मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से आप सबको वेरीफाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों एसर्शन रीजन के फॉर्म में बन के आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बन जाएगा, और जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उसका रीजन बन जाएगा। तो ये आप कर लेना, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन, इसका अभी रीजन हमने देखा कि क्यों फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ही आपका मेनली जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो देखने को मिलते हैं, और
इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये भी आपने अभी देखा Cr2+ या Fe2+। इसका अब इनमें से कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये आप देख लेना, इसका इंटेक्स में काफी अच्छा आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो भी इंटेक्स और एग्जाम्पल है, तो जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आपको एकदम रट लेना है उसका, क्योंकि सेम आपको स्टेटमेंट और एसोसिएशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये तो सबको आसान लगता होगा। अब आते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन याद रखनी है कि ये जो फॉर्मुला होता है ना, ये किसके लिए वैलिड है, तो ये 3D सीरीज के लिए ही वैलिड है, मतलब जो पहला सीरीज है सिर्फ उसके लिए वैलिड है, और हम लोग उसको यूज कर लेते हैं बाकी के लिए भी, लेकिन ये सिर्फ 3D सीरीज के लिए वैलिड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट सीरीज है, मतलब जो 3D सीरीज आपकी है, उसमें जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो एकदम मतलब सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिटरमाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, जो कि हम लोग इस फॉर्मुला से निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मुला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर पढ़ लेना, आपको कंसेप्ट में आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना जो मैंने बोला था। उसके बाद यूनिट तो आपको पता है बोहर मैग्नेट्रॉन होता है इसका। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ तुम लोग को, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपको उन्होंने दिया है कि जो 25 नंबर वाला एटॉम एलिमेंट है उसका आप उसको मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दो, तो आपको कुछ आप क्या करते हो, उसमें पूरा पहले निकालते हो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर उसको फॉर्मुला में बैठाते हो, फिर आपका आंसर आपका आता है। ठीक है, तो ऐसा एक्जैक्टली नहीं करना होता, आप सीधे सीधे क्या निकालो, बस इतना निकालो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो जैसे अगर 25 के लिए आप निकालते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है आपका 5। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्व करके 5.92 नहीं निकालना है, आपको बस ये ध्यान रखना है जब तक ऑप्शन एकदम पास ना हो, या ऐसा नहीं है कि 5.92 भी ऑप्शन है, 5.83 भी ऑप्शन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बस कि अगर 5 आ गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो आंसर होगा वो 5 और 6 के बीच होगा। ठीक है, मतलब 5.82 हो सकता है, 5.92 हो सकता है। अगर आपका 4 आया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपका 4.9 होगा, मतलब 4 और 5 के बीच है। 3 आया है तो 3 और 4 के बीच है, 2 आया तो 2 और 3 के बीच है, देख सकते हो ये। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखो। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको कर लेना आप। अब कलर्ड आयंस क्यों दिखते हैं, तो जैसा कि आपने देखा तो वहां पे बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, उसके कारण दिखता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अगर कलर्ड आयंस बनाना है तो क्यों बना पाता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, या फिर और एक अच्छा रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डीडी ट्रांजिशन वहां पे होता है। पूरा नहीं समझाऊंगा मैं, बस इतना ध्यान रखो ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेबल से आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर ये टेबल है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये और एक ये तीनों जो है ये क्या है, कलरलेस है। तो कलरलेस होने का कुछ क्या मतलब कंसेप्ट होना चाहिए कलरलेस, कि या तो डी में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, और अगर इलेक्ट्रॉन है भी तो अनपेयर्ड नहीं हो, मतलब सारे के सारे पेयर्ड हो। तो वही आपको दिख रहा है कि जो आपका Zn2+ सारे के सारे पेयर्ड है, और यहाँ स्कैंडियम और टाइटेनियम में आपके एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दो सब कैसे हैं आपके कलरलेस है। तो आप पहचाने होगा अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, बस ये निकाल लेना, या तो जो सारे पेयर्ड वाले होंगे वो कलरलेस होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ही ना हो डी ऑर्बिटल में तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे बना पाते हैं। तो उसका 3 रीजन है, तीनों स्टेटमेंट आपको एक्जैक्टली याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रीजन फॉर द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो उसका क्या है 3 रीजन, वो ये है, पहला कि स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, जो मेटल आयंस उसका साइज स्मॉल होता है। दूसरा हाई आयनिक चार्ज होते हैं उस पे, और तीसरा उनके पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स होती है जिसके थ्रू वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण आपके जो डी ब्लॉक्स के जो मेटल्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना पाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखते हैं हम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि पहले कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखा पाता है, तो बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स, क्योंकि ये बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट दिखाता था, एक उसके कारण, और एक क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना पाता है। इन 2 प्रॉपर्टी के कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाता है कौन, डी ब्लॉक्स के मेटल्स। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है कि किस किस प्रोसेस में कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये तो आपने पी ब्लॉक में ही पढ़ा हुआ है, तो इसको देख लेना। हार्वर्ड प्रोसेस में आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 वेनेडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजन में निकल यूज होता है, तो ये सब आप देख लेना, ये सब तो आसान चीज है। बाकी यहाँ पे हल्का सा एक रीडिंग मार लेना, इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा वो ये चीज है कि आयोडाइड और परसल्फेट आयन के बीच के रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो आप बोलोगे Fe3 या आयरन 3 वाला जो कैटलिस्ट है वो यूज होता है। तो ये वाला रिएक्शन है, इसमें आपका आयरन 3 यूज होता है। तो रिएक्शन देके पूछ ले या फिर नाम देके पूछ ले, दोनों में आपको आंसर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हो गया था हम लोग का। अब हम लोग बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में आपके कुछ स्मॉल एटम जो है वो ट्रैप्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा एटम वो होता है। तो हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आपके ट्रैप्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सबसे पहला है कि जो आपके इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स होते हैं वो ना ही आयनिक होते हैं ना ही कोवलेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है एक पहला पॉइंट। ये एग्जांपल्स कुछ हैं, ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछेंगे नहीं आपसे, बस एक बार रीडिंग मार लेना 1-2 बार, बस ध्यान रहेगा आपके, लेकिन पूछेंगे नहीं आपसे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये ना ही आयनिक होता है ना ही कोवलेंट होता है। दूसरी चीज, ये केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, जो भी इसके पेरेंट मेटल्स है जिससे ये बने थे उसी की तरह ये मेटलिक कंडक्टिविटी अपनी रिटेन रखता है, उसका कहीं भी लॉस नहीं होता है मेटलिक कंडक्टिविटी का। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और कभी कभी इतना हार्ड हो जाता है जो कि डायमंड की हार्डनेस को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, उसको मतलब बोराइड्स इसमें कुछ कुछ बन जाते हैं जो कि एकदम डायमंड जितना हार्ड हो जाता है।
उसके बाद जैसे जिस प्योर मेटल से ये बना था उससे भी ज़्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाती है। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। तो ये प्रॉपर्टीज एकदम एक्जैक्टली याद रखना, ये आपके स्टेटमेंट्स में बन के दिखेंगे आपको। अब एलॉय ऐसे मेटल्स फॉर्म करते हैं जिनका जो रेडियस है आपस में विद इन 15% एक दूसरे के अगर है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एलॉय फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई पूछेगा कि बताओ ट्रांजिशन मेटल्स को ही हम लोग यूज करते हैं एलॉय फॉर्मेशन के लिए, तो आप बोलोगे क्योंकि इनके जो रेडाई है वो बहुत, मतलब इनका जो रेडियस होता है बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, इसलिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो फेरस एलॉय दिया हुआ है। तो याद रखना कि जो बेस्ट एग्जांपल है आपके ट्रांजिशन मेटल्स के एलॉयज का वो है आपका फेरस एलॉय। तो ये याद रखना है आपको। फिर एलॉयज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो याद रखना एलॉयज आपके काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना इसकी प्रॉपर्टी को। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है, जो जहां से आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन की एलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आपका एक ब्रास है, एक ब्रॉन्ज है, और ब्रास किससे बना होता है, कॉपर जिंक, और ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर टिन। बस इतना याद रखना है। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पे एग्जांपल 8.9 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाया हुआ है, तो वो तो आपको पता ही है, तो इसमें कोई खास चीज़ है नहीं याद रखने का। और इंटेक्स क्वेश्चन ये वाला पहले भी मैंने समझा दिया है, ये आपके थियरी में था। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग डी ब्लॉक का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बचा हुआ है, 2 कंपाउंड, उसको कंप्लीट करेंगे और एफ ब्लॉक को खत्म कर देंगे। मतलब एक और वीडियो इसकी आएगी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इनऑर्गेनिक में दिक्कत हो रही है। चलो बाय बाय।